हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमने गोहिल वंश कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद हमने सिसोदिया वंश को भी शुरुआत उसकी भी सिसोदिया वंश की भी कर ली थी। और सिसोदिया वंश में हमने दो शासक पढ़ लिए हैं, एक तो राणा हम्मीर और एक राणा खेता। अब राणा खेता के पुत्र जो सिसोदिया वंश में जो शासक बनते हैं मेवाड़ के, उनका नाम है राणा लाखा। राणा लाखा, जिनको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इनकी चर्चा हम करेंगे। तो सभी दोस्तों को नीरव एजुकेशन कोटा की ओर से नमस्कार। और दोस्तों, आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह के जो महत्वपूर्ण हैंड रिटन के जो नोट्स को मैं समझा रहा हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम पढ़ने वाले हैं राणा लाखा, जिनको लक्ष्य सिंह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राणा लाखा की सर्वप्रथम हम बात करें तो इनका शासनकाल, दोस्तों इनका जो शासनकाल था वो था 1382 से 1421 ईस्वी तक राणा लाखा का शासनकाल रहा और मेवाड़ के शासक रहे। दोस्तों, अगर हम बात करें राणा लाखा के उपनाम की, तो इनका एक उपनाम मिलता है जिनका नाम जो है जोना खां। जोना खां के नाम से भी राणा लाखा को जाना जाता है। पिता आपको पता ही है, इससे पहले हमने राणा खेता को पढ़ा था, तो यही इनके पिता हैं। राणा खेता ने अपने अंतिम अभियान जो इन्होंने बूंदी के जो तारागढ़ दुर्ग पर उस पर आक्रमण किया था, तो बूंदी के जो शासक थे लाल सिंह हाड़ा, उन्होंने इनको पराजित कर दिया था। ठीक है, फिर पराजित करने के बाद इनके पुत्र थे राणा लाखा। तो इन्होंने क्या फिर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक तारागढ़ दुर्ग को मतलब जीत नहीं लेता हूँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो फिर राणा लाखा ने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिशोध लेने के लिए इन्होंने तारागढ़ दुर्ग पर बार बार आक्रमण किए, लेकिन बार बार ही ये असफल होते हैं। कभी इनको तारागढ़ दुर्ग पर विजय हासिल नहीं हुई। तो दोस्तों, बार बार आक्रमण करते हैं, बार बार असफल होते हैं। तो फिर ये राणा लाखा भी क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे, लेकिन प्रतिज्ञा ले रखी थी, अब उसको कैसे न कैसे करके तो पूरी करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, राणा लाखा ने अपने ही क्षेत्र मेवाड़ में एक तारागढ़ दुर्ग, जो मिट्टी का नकली तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवा लिया और उसी को ध्वस्त करके अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया था इन्होंने। ठीक है भाई, ओरिजिनल तो ये जीत ही नहीं पाए थे। अब इन्होंने नकली दुर्ग बनाया और उस पर आक्रमण किया और उसको नष्ट किया और फिर इन्होंने जश्न मनाया। तो दोस्तों, जब ये ऐसा कार्य कर रहे थे तब इस बात का पता बूंदी के हाड़ाओं को लग गया था। लेकिन अब बूंदी के हाड़ाओं के मान सम्मान की बात है भाई, दुर्ग तो कौन सा है, तारागढ़, चाहे नकली हो चाहे असली हो। तो इसी नकली तारागढ़ दुर्ग को भी बचाने का प्रयास कुंभा हाड़ा ने किया था। फिर जैसे ही इन्होंने प्रयास किया तो इनकी क्या इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ से भी एक प्रश्न बनता है कि नकली तारागढ़ दुर्ग को भी बचाने का प्रयास बूंदी के किस शासक ने किया था, तो किया था कुंभा हाड़ा ने, जो बूंदी के शासक थे। उन्होंने नकली दुर्ग को बचाने के लिए भी अपने प्राणों का क्या बलिदान दिया था। दोस्तों, अगर हम राणा लाखा की बात करें तो इनके दरबार में दो विद्वान थे। राणा लाखा के दरबार में दो विद्वान रहा करते थे, जिनका नाम था, एक का था झोटिंग भट्ट और एक का नाम था धनेश्वर भट्ट। इनके दरबारी विद्वान थे। दोस्तों, जब राणा लाखा जब यहाँ के शासक थे मेवाड़ के, तो इनके समकालीन दिल्ली पर जो शासक था, वो जो शासन चल रहा था तुगलक वंश का। ठीक है, क्योंकि राणा लाखा का जो शासनकाल है वो 1382 से 1421 है, और तुगलक वंश का शासनकाल भी देखो 1320 से चलता है 1414 तक। तुगलक वंश दिल्ली में शासक था। ठीक है, और तुगलक वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, जो 1320 से 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में शासक सुल्तान रहे थे। फिर गयासुद्दीन तुगलक के बाद यहाँ पर शासक बने थे मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 रहे थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, जो 1351 से 1388 तक शासक रहे थे। और फिर फिरोज शाह तुगलक के बाद यहाँ पर शासक आए थे गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। 1388 से 1394। अब ये इसका जो काल था वो राणा लाखा के समकालीन अधिक था। ठीक है, तो दोस्तों, जब गयासुद्दीन तुगलक मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के यहाँ पर शासक थे, तो
इन्होंने राणा लाखा पर गयासुद्दीन तुगलक ने आक्रमण किया, और आक्रमण भी कहाँ किया था, बदनौर पर आक्रमण किया था, क्योंकि राणा खेता जो इनके पिता थे राणा लाखा के, इन्होंने बदनौर और अजमेर पर आक्रमण किया था और वहाँ से मेरों को पराजित किया था। तो ये बदनौर राणा लाखा मेवाड़ के अधीन था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बदनौर पर आक्रमण किया और राणा लाखा के समय, तो राणा लाखा ने गयासुद्दीन तुगलक को इस युद्ध में क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था, और राणा लाखा यहाँ पर क्या हो गए थे, विजय हो गए थे। ठीक है, तो जब राणा लाखा ने इस युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक को पराजित किया, तो राणा लाखा को यहाँ से ये वापस दिल्ली रवाना करने के लिए भेजते हैं। तो राणा लाखा ने इनसे एक शर्त रखी थी कि आप अब कभी भी इधर आक्रमण ना करें, और जो आप हिंदुओं को जो तीर्थ यात्रा कर लेते हो उसको आप नहीं लोगे, और उसके बदले में आपको कुछ धन दे देता हूँ, आज से आप हिंदुओं को जो तीर्थ यात्रा कर लेते हो आप उसको आप नहीं लोगे। तो दोस्तों राणा लाखा ने ही हिंदुओं को तीर्थ यात्रा कर से क्या करवाया था, मुक्त करवाया था। ठीक है, और गयासुद्दीन तुगलक के पराजित होने पर। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखें। ठीक है, और अंतिम जो शासक था दिल्ली तुगलक वंश का, वो था नासिरुद्दीन तुगलक, जो 1394 से 1414 तक शासन इनका नासिरुद्दीन तुगलक का रहा था। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना कि हिंदुओं को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त कराने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे, तो वो कौन थे, राणा लाखा थे, और बदनौर के युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को पराजित किया था। फिर उसे शर्त रखी थी, तो राणा लाखा ने इसको कुछ धन दिया था और हिंदुओं को तीर्थ यात्रा कर से मुक्त करवाया था। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। जब मेवाड़ के शासक राणा लाखा थे, तो उस समय दिल्ली के शासक यहाँ पर थे नासिरुद्दीन तुगलक। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ, भारत पर एक आक्रमणकारी आए थे जिसका नाम था तैमूर। इस तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 1398 ईस्वी में। तो यहाँ से भी और कुछ ज़्यादा तो था नहीं, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न पिछले साल पूछा गया था कि तैमूर के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। तैमूर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे, तो वो थे राणा लाखा। बस इतना सा ही प्रश्न पूछा गया था। और दिल्ली के शासक इस समय कौन थे, नासिरुद्दीन तुगलक, जो दिल्ली के तुगलक वंश के अंतिम शासक हुए थे। ठीक है, और दोस्तों तैमूर ने आक्रमण किया था भटनेर दुर्ग पर। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने आक्रमण किया था, और जिस युद्ध में वो जो युद्ध हुआ था भटनेर दुर्ग का, उस युद्ध में मेवाड़ की महिलाओं के साथ साथ ही मुगलों की महिलाओं ने भी जोहर किया था। उसको हम आगे चर्चा करेंगे तैमूर के समय, जब हम उधर जब भटनेर दुर्ग का इतिहास पढ़ेंगे तब हम तैमूर की वहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से ये ध्यान रखें कि भारत पर आक्रमण किया था तैमूर ने। तो उस समय मेवाड़ के शासक तो राणा लाखा थे, और दिल्ली के जो शासक थे वो नासिरुद्दीन तुगलक थे, तुगलक वंश के। ठीक है, अब हम बात करते हैं राणा लाखा की। दोस्तों राणा लाखा जब मेवाड़ के शासक थे, तो इनके समय एक चांदी की खान का उदय हुआ था। कहाँ पर, जावर उदयपुर से एक चांदी की खान निकली थी, जो सीसा जस्ता की खान निकली थी, और सीसा जस्ता से चांदी का उत्पादन होता था। ठीक है, तो ये जो जावर की खान उदयपुर से निकली, तो यहाँ मेवाड़ के क्षेत्र में इस चांदी की वजह से यहाँ की आय में और साम्राज्य में भयंकर वृद्धि हुई थी। ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखना कि राणा लाखा के समय ही जावर उदयपुर से एक सीसा जस्ता की खान निकली। सीसा जस्ता से चांदी का निर्माण होता है, और चांदी की वजह से ही मेवाड़ में आय और साम्राज्य की वृद्धि हुई थी, क्योंकि काफ़ी आसपास के क्षेत्रों में चर्चा हुई थी, और इसकी आय और साम्राज्य में यहाँ पर वृद्धि हुई थी। ठीक है, और इसी जावर उदयपुर की खान को एशिया की सबसे बड़ी खान माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। राणा लाखा के समय एक व्यक्ति था, इसी के शासनकाल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पिच्चू बंजारा, जिसको छितर बंजारा भी कहते हैं, जिसको चिड़ीमार बंजारा भी कहते हैं। तो ये राणा लाखा के समकालीन ही था, एक व्यक्ति इसके राज्य में रहा करता था जिसका नाम था पिच्चू बंजारा, जिसको छितर बंजारा भी कहते हैं, जिसको चिड़ीमार बंजारा भी कहा जाता है। दोस्तों इसके पिच्चू बंजारे के पास इसका क्या एक बैल था जिसका नाम था पिच्चू बैल। इस बैल का नाम ही क्या रखा था इसने, पिच्चू बैल था। दोस्तों एक समय जब थोड़े से अकाल की स्थिति आई थी मेवाड़ राज्य में, तो उस समय क्या है यहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है,
तो इसका जो बेल था पिच बेल, इस प्यास की वजह से इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो पिच्चू बंजारा जो छितर बंजारा था, इसको क्या बहुत दुख हुआ कि आगे से ऐसी स्थिति पैदा ना हो। तो इसकी वजह से ही इसके बेल जो पिच बेल था, इसकी स्मृति में मेवाड़ में इसने क्या करवा दिया, एक झील का निर्माण करवाया। किसने करवाया, ये करवाया था किसने, जो पिच्चू बंजारा था, जिसका बेल पिच बेल की मृत्यु की स्मृति में मेवाड़ में इन्होंने क्या करवा लिया, एक झील का निर्माण करवा लिया। ठीक है। अब दोस्तों ये जो झील थी जिसका नाम था पिछोला झील, इस झील का नाम क्या था, पिछोला झील, जिसको आप वर्तमान में देखते हो। ठीक है। तो मेवाड़ में एक झील का निर्माण किसने करवाया, पिच्चू बंजारा या छितर बंजारा ने करवाया था। दोस्तों इस झील में 2 मंदिर, 2 महल भी स्थित हैं। एक महल जिसका नाम है जग मंदिर और एक महल है जगनिवास महल। दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों से ही एग्जाम में प्रश्न बनता है। ठीक है। तो पिछोला झील में जो जग मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, मेवाड़ के जगत सिंह प्रथम ने। देखो करवाया तो दोनों का निर्माण जगत सिंह ने, लेकिन जग मंदिर का निर्माण 1651 में किसने करवाया था, जगत सिंह प्रथम ने। और जगनिवास का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 1746 में। 1746 में जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। तो पिछोला झील में 2 महल हैं, एक तो है जग मंदिर और दूसरा है जगनिवास। जग मंदिर का निर्माण जगत सिंह प्रथम ने 1651 में, और जगनिवास महल का निर्माण 1746 में जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। दोस्तों एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि पिछोला झील के निकट किसका चबूतरा है। तो यहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है जिसका नाम है गल की नटनी का चबूतरा। ये पिछोला झील के किनारे ही है। ये पूछा गया था राजस्थान पुलिस में। और दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया गया है कि दयानंद सरस्वती एक दरबारी कवि थे जिन्होंने पिछोला झील के निकट ही एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ। इस सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना दयानंद सरस्वती ने पिछोला झील के किनारे पर ही की थी। तो आप ये भी ध्यान रखें। ठीक है। दोस्तों पिछोला झील के बारे में एक स्पेशल फैक्ट है, क्या है कि एशिया की प्रथम झील है जिसमें सौर ऊर्जा से नाव चलाई जाती हैं। ठीक है। पिछोला झील में एशिया की ऐसी झील है जहाँ पर सौर ऊर्जा से नाव का संचालन होता है, नावें चलाई जाती हैं। ठीक है। चलते हैं दोस्तों आगे अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ के शासक राणा लाखा हैं। अब इनके समकालीन अपने राजस्थान में एक क्षेत्र है मारवाड़। अब यहाँ से मेवाड़ मारवाड़ दोनों का यहाँ से मिलान होता है। और यहाँ पर मारवाड़ की जो शासक हैं वो थे राव चूड़ा राठौड़ यहाँ के शासक थे। देखो मेवाड़ में शासक राणा लाखा 1382 से 1421 ईस्वी तक इनके समकालीन ही मारवाड़ का शासक चल रहा था जिसका नाम था राव चूड़ा राठौड़। ठीक है। राव चूड़ा राठौड़ इनका जो शासनकाल है 1384 से 1423 तक ये शासक रहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या, मारवाड़ का शासक था राव चूड़ा राठौड़। इसके क्या एक पुत्र एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था रणमल राठौड़ और पुत्री का नाम था हंसाबाई। अब राव चूड़ा ने अपने पुत्र रणमल राठौड़ से बोला कि हंसाबाई का विवाह करना है। ठीक है। तो रणमल राठौड़ ने सोचा क्या मारवाड़ जो मेवाड़ है वो काफ़ी गौरवशाली राजवंश है और यहाँ पर जो आय की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से मेवाड़ बहुत ही वृद्धि की तरफ बढ़ा हुआ था। तो रणमल राठौड़ ने सोचा कि हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के जो शासक है राणा लाखा उनका पुत्र था राव चुंडा से किया जाए। तो इसने योजना बनाई थी रणमल राठौड़ ने कि इसका विवाह किससे करवा दे, राव चुंडा से करवा दे। ठीक है। तो रणमल राठौड़ ने एक सेवक को नियुक्त किया। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है कि एक सेवक को नियुक्त किया और उस सेवक को इन्होंने बताया कि आप मेवाड़ जाओ और अपने जो मेरी बहन है हंसाबाई उसका विवाह यहाँ के शासक से हमें करना है। ठीक है। तो सेवक जाता है और सेवक डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, राव चुंडा के पास तो नहीं जाता, राणा लाखा के पास पहुँचता है कि मारवाड़ से रणमल राठौड़ का पैगाम आया है कि वो अपनी बहन का विवाह आपसे करना चाहते हैं। दोस्तों इस समय राणा लाखा की उम्र थी लगभग 62 वर्ष। ठीक है। 62 वर्ष की उम्र थी, फिर भी राणा लाखा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बस रणमल राठौड़ से गलती हुई कि इन्होंने राणा चुंडा का नाम नहीं लिया, इस वजह से
ये सेवक कहाँ पहुँच गया था, राणा लाखा के पास पहुँच गया था। और संयोग वंश इसका विवाह, राणा लाखा का विवाह किससे हुआ था, हंसाबाई से हुआ था। ठीक है, पर दोस्तों हंसाबाई का विवाह करने से पहले रणमल राठौड़ ने शर्त रखी थी कि मैं आपको मेरी बहन से विवाह तो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कि हाँ बताओ क्या शर्त है। तो इन्होंने कहा था कि हंसाबाई से जो संतान उत्पन्न होगी वही मेवाड़ का शासक होगी, आप अपने पुत्र राव चुंडा को यहाँ पर शासक नहीं बनाओगे। तो राणा लाखा ने शर्त मान ली। शर्त मानने के बाद इन्होंने विवाह कर लिया राणा लाखा ने, किससे, हंसाबाई से। ठीक है, और विवाह की शर्त यही थी कि हंसाबाई से उत्पन्न संतान ही मेवाड़ का शासक बनेगा। अब दोस्तों, अब विवाह तो होना था किससे, राव राणा चुंडा से। अब राणा चुंडा क्या होते हैं, यहाँ पर नाराज होते हैं, और नाराज होने के बाद ये क्या ले लेते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं आज के बाद अब कभी भी विवाह नहीं करूँगा। और इसी प्रण की वजह से राणा चुंडा को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म पितामह इन्हें कहा जाता है। तो आप ये भी ध्यान रखें, ये भी प्रश्न ऑनलाइन अप्रोच मतलब ऑनलाइन में ऐसे पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। अब दोस्तों, जब इसने ऐसा प्रण लिया कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, तो इसके पिता जो राणा लाखा थे उन्होंने भी सोचा भाई यहाँ बच्चे को कुछ ना कुछ दुख हुआ है, तो उसको इसका क्या करे, थोड़ा सा सम्मान करे। तो इन्होंने सम्मान के बदले राणा लाखा ने बहुत सारी घोषणा की, तो जिनमें से 4 महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो राणा लाखा ने घोषणा की अपने पुत्र राणा चुंडा के लिए, ठीक है, कि भाई ये नाराज नहीं हुए। ठीक है, तो राणा लाखा ने घोषणा की कि जो उसका पुत्र था कुंवर चुंडा या राणा चुंडा, एक ही बात है। ठीक है ना, तो कुंवर चुंडा को प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने दिए जाएंगे जिनमें अच्छा शासन प्रशासन चलता था, जिनमें आय और कर वगैरह अच्छे मिलते थे। तो उनमें से प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने दिए जाएंगे, जिसमें एक क्षेत्र था सलूम्बर, जो काफ़ी चर्चित था, जहाँ से काफ़ी वस्तुएं आयात निर्यात होती थी, व्यापार में काफ़ी वृद्धि हुआ करती थी। तो ये सलूम्बर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था, ये भी इसमें शामिल कर दिया गया, ताकि राणा लाखा ने, क्योंकि पुत्र तो अपना ही था कुंवर चुंडा, ठीक है, तो राणा लाखा ने सलूम्बर भी किसको दे दिया था, राणा चुंडा को दे दिया था। और दूसरी जो घोषणा की थी वो की थी कि मेवाड़ के जो भी शासक होंगे उनका राज्याभिषेक सलूम्बर के जागीरदारी करेंगे। मतलब ये जो सलूम्बर इसको दिया ना कुंवर चुंडा को, तो अब जो भी मेवाड़ के शासक बनेंगे उनका राज्याभिषेक कौन करेंगे, सलूम्बर के जागीरदारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि सलूम्बर पूरा किसके अधीन हो गया था, राणा चुंडा के अधीन हो गया था। और अगली जो घोषणा की थी राणा लाखा ने, वो की थी कि मेवाड़ के राजकीय पत्रों पर सलूम्बर के जागीरदार के हस्ताक्षर होंगे। मतलब कि मेवाड़ के जो राजकीय पत्र हैं, जो भी घोषणाएं होती हैं, है ना, उस पर अधिकार भी किसका होएगा, सलूम्बर के जागीरदारों का होगा, और इनके इस पर हस्ताक्षर चलेंगे, और जो ये बोल देंगे वही कार्य सलूम्बर में किया जाएगा, इनके क्षेत्र में किया जाएगा। और दोस्तों, जो अंतिम घोषणा थी, जो महत्वपूर्ण थी, जो एग्जाम में पूछी गई थी, कि हरावल दस्ते का नेतृत्व सलूम्बर का जागीरदार करेगा। मतलब जब कोई भी युद्ध होता था तो उसमें हरावल सेना के कुछ भाग होते थे, ठीक है ना, तो उसका जो हरावल दस्ते का नेतृत्व भी कौन करेगा, सलूम्बर के जागीरदार अर्थात चुंडा, राणा चुंडा, इनके जो शासक, जो चुंडावत जो शासक रहते हैं, वो इनका क्या करेंगे, हरावल दस्ते का नेतृत्व करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो हरावल है, इसका मतलब होता है, हरावल का मतलब होता है जो सेना का आगे वाला जो भाग होता है, जब युद्ध में जाते हैं तो आगे आगे जो सैनिक चलते हैं वही हरावल कहलाते हैं। ठीक है, तो हरावल दस्ते का नेतृत्व भी कौन करेंगे, सलूम्बर के जागीरदार करेंगे। और सेना का अग्रभाग हरावल कहलाता है, और सेना का जो पिछला भाग होता है उसे चंद्रावत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो राणा लाखा है, इनका विवाह किनसे हो जाता है, हंसाबाई से हो जाता है। अब हंसाबाई से होते हैं तो इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम है मोकल। अब शर्त के अनुसार राणा लाखा किनको शासक बनाएंगे, मोकल को शासक बनाएंगे। तो अब हम चर्चा करते हैं राणा मोकल की। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब दोस्तों, शासक राणा लाखा के बाद इनके पुत्र कौन बन जाते हैं, राणा मोकल शासक बनते हैं, जिनका शासन काल रहता है 1421 से 1433। अब दोस्तों, ये कम उम्र में शासक बनते हैं। कौन, राणा मोकल कम उम्र में शासक बनते हैं, तो इनको संरक्षक की जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, राणा मोकल का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों, राणा मोकल के पिता राणा लाखा हैं, माता कौन है इनकी, हंसाबाई। अब इनके जो संरक्षक हैं वो है राणा चुंडा।
वही चुंडा जो राणा लाखा के पुत्र हैं, ठीक है, क्योंकि कम उम्र में शासक बने थे, ठीक है, तो उनको गाइड करने के लिए जरूरत पड़ी, इस वजह से इन्होंने संरक्षक को नियुक्त किया। और नियुक्त हुए कौन थे? राणा लाखा के पुत्र ही कौन? राणा चुंडा इनको संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। दोस्तों रणमल राठौड़ इनके मोकल के कौन थे? मामा थे, क्योंकि रणमल राठौड़ की बहन कौन थी? हंसाबाई, और हंसाबाई के पुत्र कौन थे? मोकल थे। तो मामा कौन है? रणमल राठौड़, ठीक है। और मोकल की जो रानी थी जिसका नाम था सौभाग्य देवी, मोकल की रानी थी, ठीक है। और मोकल का जो पुत्र था, जो अगले शासक बनेंगे, महाराणा कुंभा इनके पुत्र थे। और दोस्तों अगर हम बात करें मोकल के दरबारी कवि की, तो इनके जो दरबारी कवि हैं वो है एक तो विष्णु भट्ट हैं और एक योगेश्वर हैं, ठीक है। और इनके जो शिल्पकार हैं वो है मन्ना, फन्ना और विसल, इनके शिल्पकार हैं जो यहाँ पर शिल्पकारी मतलब कलाकारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शिल्पकार कौन है? मन्ना, फन्ना और विसल, 3 शिल्पकार हैं। इसका आप ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से भी, ठीक है। दोस्तों अगर राणा मोकल के निर्माण कार्यों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दोस्तों राणा मोकल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जिसका नाम था द्वारकानाथ मंदिर। इसका निर्माण इन्होंने करवाया था, ठीक है। और दोस्तों यहीं पर एक मंदिर है त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है। इसका क्या करवाया था? मोकल ने जीर्णोद्धार करवाया था, थोड़ा सा टूट फूट गया था तो उसका जीर्णोद्धार करवाया था। दोस्तों त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण हमने पढ़ा था जब भोज परमार पढ़ा था, ठीक है। तो इसका निर्माण करवाया था भोज परमार ने, ठीक है। फिर जिसका इसी का जीर्णोद्धार किसने करवा दिया? त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवा दिया? राणा मोकल ने करवा दिया। और फिर जीर्णोद्धार करवाने के बाद इसका नाम भी क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, जिसे क्या कहा जाता है वर्तमान में? समिदेश्वर मंदिर, या ऐसे ही कहा जाता है मोकल का मंदिर, ठीक है। अब दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों कैलाशपुरी उदयपुर में एक मंदिर है जिसका नाम है एकलिंग नाथ जी का मंदिर है। इसका निर्माण क्या किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। और ये जो एकलिंग नाथ जी हैं ये मेवाड़ के क्या है? कुल देवता हैं, जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में। तो इस एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बप्पा रावल ने। लेकिन अब इसका जो परकोटे का निर्माण करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? राणा मोकल इसके परकोटे का निर्माण करवाते हैं, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखें। तो तीन यहाँ पर इनका जो निर्माण कार्य है, एक तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। और त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया था, जिसका निर्माण राजा भोज परमार ने करवाया था, जिसे वर्तमान में समिदेश्वर या मोकल मंदिर के नाम से जाना जाता है। और कैलाशपुरी उदयपुर में इनके कुल देवता, मेवाड़ के कुल देवता एकलिंग नाथ जी के मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था, जिसका निर्माण तो किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। दोस्तों राणा मोकल जब मेवाड़ के शासक थे तो इन्होंने मेवाड़ में ब्राह्मणों के लिए वेदों का अध्ययन की व्यवस्था के लिए संग्रहालय का निर्माण करवाया था, क्योंकि राज्य में खतरा मतलब बुरी चीज़ों से खतरा उत्पन्न ना हो, इस वजह से इन्होंने वेदों को अपनाने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। और ब्राह्मणों के लिए वेदों के अध्ययन करने के लिए इन्होंने क्या करवाया था? संग्रहालय की व्यवस्था करवाई थी, ठीक है। अगला है मेवाड़ में मोकल ने मेवाड़ में तुला दान करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की थी। जैसे तुला दान का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी शासक, कोई भी राजा जब भी कोई जीत की खुशी हो या प्रजा का भला करने की सोचे तो अपना तुला दान करते हैं, ठीक है। तुला दान का मतलब होता है अपना जितना वजन उसके बराबर ही सोने चांदी की वस्तुओं को तुलवा कर अपने राज्य के जो लोग रहते हैं, जो जनता रहते हैं, उनमें बंटवाना। तो तुला दान करके अपने ही राज्य के लोगों को बंटवाते थे। तो ये इस व्यवस्था की शुरुआत भी किसने की थी? राणा मोकल ने की थी। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पर ध्यान रखें। एक तो राणा मोकल ने मेवाड़ में ब्राह्मणों के लिए वेदों के अध्ययन की व्यवस्था करवाई, और मोकल ने मेवाड़ में तुला दान करने की प्रक्रिया को शुरू किया था। दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं राणा मोकल के बारे में। दोस्तों 1421 ईस्वी की बात है जब रणमल राठौड़ ने मोकल का क्या किया था? राज्याभिषेक किया था 1421 में, ठीक है। पूछा जाए आपसे कि मोकल का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1421 में हुआ था। किसने किया था? रणमल राठौड़ ने इनका राज्याभिषेक किया था, ठीक है। मोकल के कौन थे? रणमल राठौड़ मामा थे, ठीक है। और दोस्तों कुंवर चुंडा को यहाँ पर संरक्षक नियुक्त किया था, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या? रणमल राठौड़
अब इसका तो क्या, ये तो मारवाड़ का था, अब लेकिन मुगल शर्त के अनुसार राजा बना तो कुछ ना कुछ अधिकार तो ये भी रखता है। कौन? रणमल राठौड़। तो रणमल राठौड़ ने दोस्तों यहाँ पर मेवाड़ में क्या कर लिया, अपनी मनमानी करी, फायदा उठाया, क्योंकि उधर मारवाड़ का शासक भी है और इधर यहाँ पर इसका भांजा कौन, मोकल, यहाँ पर राज्याभिषेक करता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर चलेगी। तो दोस्तों इसने क्या किया, मेवाड़ के जो उच्च पदाधिकारी थे उन सबको तो क्या कर दिया, हटा दिया, और अपने राठौड़ों को यहाँ पर उच्च पदों पर क्या कर दी, नियुक्तियाँ कर दी। अब नियुक्तियाँ कर दी तो इन नियुक्तियों से नाराज हुआ था कौन, कुंवर चुंडा। ठीक है, अब ये नाराज होकर ये यहाँ से अपना राज्य छोड़कर चले जाते हैं, कहाँ पर, मांडू के सुल्तान होशंग शाह की शरण में। कौन? राणा कुंवर चुंडा यहाँ से अपना राज्य छोड़कर मेवाड़ से कहाँ चले जाते हैं, मांडू के सुल्तान होशंग शाह की शरण में ये चले जाते हैं, क्योंकि रणमल राठौड़ गलत फायदा उठा रहा है और मेवाड़ के जो उच्च पदाधिकारी थे उनको तो हटा दिया और मारवाड़ से अपने उच्च पदाधिकारी को बुला लिया और उनको मेवाड़ में क्या कर दिया, नियुक्त कर दिया। इसी बात से नाराज हुए थे राणा लाखा के पुत्र कुंवर चुंडा, जो नाराज होकर इन्होंने अपना राज्य छोड़ा और कहाँ चले गए, मांडू के सुल्तान होशंग शाह की शरण में जाकर ये रहने लग गए। अब दोस्तों मुगल थोड़े से बड़े होते हैं, तो बड़े होने के बाद ये क्या करते हैं, अब अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। अब साम्राज्य का विस्तार करते हैं तो सबसे पहले मुगल जब मेवाड़ के शासक थे तो इनका एक युद्ध होता है, किसके बीच में, नागौर के एक शासक थे फिरोज खां एक शासक थे, जिन्होंने क्या कर दिया, साम्राज्य का विस्तार करने से पहले नागौर के शासक थे फिरोज खां, इन्होंने क्या कर दिया था, मुगल पर आक्रमण कर दिया था। और इसी यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध। कब लड़ा गया था, 1428 में ये युद्ध लड़ा गया था। किस किस के बीच में, मुगल और नागौर के शासक थे फिरोज खां, इनके बीच में लड़ा गया था रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध 1428 में। ठीक है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, दो युद्ध महत्वपूर्ण है राणा मुगल के, दोनों को आप ध्यान में रखना। एक तो पहला युद्ध साम्राज्य विस्तार के तहत ये मुगल करना चाहते थे, लेकिन इनसे पहले ही नागौर के शासक थे फिरोज खां, इन्होंने मुगल पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जो युद्ध क्या कहलाया, रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध कहलाया। कब हुआ था ये युद्ध, 1428 में ये युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में फिरोज खां यहाँ पर पराजित होते हैं और राणा मुगल क्या होते हैं, विजय होते हैं। जैसे ही राणा मुगल इस युद्ध के विजय के बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है जिलवाड़ा। ठीक है, जिलवाड़ा का युद्ध होता है। पहले तो राजपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र जीता, फिर यहाँ पर एक क्षेत्र आता है जिलवाड़ा, ये भी भीलवाड़ा में पड़ता है और भीलवाड़ा में पड़ता है। यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसका नाम है भीलवाड़ा का युद्ध। 1433 ईस्वी में युद्ध होता है। इधर मेवाड़ के शासक तो कौन थे, मुगल, और इधर गुजरात के शासक आए थे यहाँ पर अहमद शाह। दोस्तों ये अहमद शाह वही है जिन्होंने गुजरात में अहमदाबाद नगर को बसाया था। ठीक है, और अहमदाबाद गुजरात की राजधानी तो गांधीनगर है। बहुत सारों को पता नहीं है, बहुत सारे अहमदाबाद ही बताते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिए। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद नहीं है, गांधीनगर है। ठीक है, तो जो अहमद शाह हैं गुजरात के शासक, इन्होंने गुजरात में अहमदाबाद को बसाया था। तो यहाँ के शासक थे अहमद शाह, इनका युद्ध हुआ था जिलवाड़ा भीलवाड़ा का युद्ध 1433 में। ठीक है, अब इस युद्ध में भी अहमद शाह क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं और मुगल यहाँ पर विजय हो जाते हैं। दोस्तों इस युद्ध में ये मुगल विजय होते हैं तो युद्ध का ये जश्न मनाते हैं। अब इसी जश्न का फायदा उठाया किन्होंने, राणा खेता के दासी पुत्र। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा था राणा खेता। ठीक है, राणा खेता पढ़ा था हमने इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, तो राणा खेता के रानी के पुत्र नहीं थे, दासी के पुत्र थे। कौन, राणा खेता के दासी के पुत्र थे जिनका नाम था चाचा और मेरा। ठीक है, अब ये थे तो मेवाड़ के, लेकिन दासी से उत्पन्न हुए थे जो इनको पसंद नहीं करते थे, तो इन्होंने योजना बनाई, चाचा और मेरा ने, ये दो व्यक्ति थे। ठीक है, जो राणा खेता के पुत्र थे। ठीक है, और राणा खेता के पुत्र राणा लाखा थे, राणा लाखा के राणा मोकल थे तो वंशी, लेकिन दासी के पुत्र थे जो राज्य में रहते नहीं थे, बाहर रहते थे। इसी बात से ये नाराज थे, तो इन्होंने योजना बनाई कि क्यों नहीं मोकल की हत्या कर दी जाए। तो दोस्तों जब ये जो युद्ध लड़ रहे थे, युद्ध में इन्होंने
किसको, गुजरात के शासक अहमद शाह को पराजित किया था और भीलवाड़ा के युद्ध में 1433 में मुगल विजय हो गए थे। तो इस विजय का ये जश्न मना रहे थे और इसी जश्न का फायदा उठाया किसने, राणा खेता के दासी पुत्र चाचा और मेरा ने। जब ये इसको मुगल की हत्या करने जा रहे थे तो यहाँ पर बीच में इनको एक व्यक्ति और मिल गया था, महपा पंवार। ये भी इनके साथ मिले तीनों, और तीनों ने जाकर मुगल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो दोस्तों ये था मुगल का इतिहास। फिर मुगल के बाद यहाँ पर शासक बनते हैं मेवाड़ के कुंभा। ये कुंभा की चर्चा अब हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये था राणा मुगल को मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। राणा मुगल, इसका परिचय मैंने बताया आपको, 1421 से 1433 तक शासन रहता है। पिता राणा लाका, माता हंसाबाई, संरक्षक राणा चुंडा और मामा रणमल राठौड़, रानी थी सौभाग्य देवी और पुत्र था इनका राणा कुंभा। दरबारी कवि की हमने बात की तो दरबारी कवि थे भट्ट विष्णु और योगेश्वर, और शिल्पकार थे मन्ना फन्ना और विसल। निर्माण कार्य की बात की हमने तो मुगल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में द्वारकानाथ मंदिर का निर्माण करवाया, त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, और जिसे समितेश्वर मुगल का मंदिर भी कहते हैं, और कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी के मंदिर के परकोटे का भी इन्होंने निर्माण करवाया। मुगल के समय मेवाड़ में ब्राह्मणों के लिए वेदों के अध्ययन की व्यवस्था करवाई, और मुगल ने मेवाड़ में तुलादान करने की प्रक्रिया को शुरू किया। फिर 1421 में राणा मुगल का राज्याभिषेक रणमल राठौड़ करते हैं, और यह राठौड़ों के पदों पर, उच्च पदों पर क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, जिसे नाराज होकर कुंवर चुंडा कहाँ पर चले जाते हैं, होशंग शाह की शरण में चले जाते हैं। ठीक है। फिर मुगल ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए नागौर के शासक फिरोज खां से रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध लड़ा, जिसमें मुगल विजय हुआ और फिरोज खां पराजित होते हैं। 1428 में ये युद्ध हुआ था। फिर इसके बाद मुगल ने क्या किया, दूसरे शासक आए थे गुजरात के अहमद शाह, इनको भी पराजित किया था जिलवाड़ा के युद्ध में, जो भीलवाड़ा में पड़ता है, 1433 में पड़ता है। और इसी युद्ध के जश्न में इनकी हत्या हो जाती है। जो राणा खेता थे, इनके दासी पुत्र थे चाचा मेरा, और एक व्यक्ति और था महपा पंवार। ये तीनों ने मिलकर ही फिर राणा मुगल की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब मुगल के बाद मेवाड़ के अगले शासक बनेंगे, वो बनेंगे इनके पुत्र राणा कुंभा, जो बहुत ही कवि हैं, हर चीज़ में माहिर हैं। इनकी चर्चा अब हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए।